डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के पाठ्यक्रम शांति शिक्षा एवं सतत विकास पे आज हम इस ऑनलाइन क्लासेज में चर्चा करेंगे। आज की चर्चा का विषय है सहपाठी के आंतरिक संबंधों की समझ एवं आपसी संबंधों का विकास। ये इस पाठ्यक्रम की तीसरी यूनिट है। पूर्व में दूसरी यूनिट में हमने व्यक्तित्व, उसके विकास एवं व्यक्तित्व पर पड़ने वाले प्रभावों इत्यादि के बारे में चर्चा कर ली है। आज हम सहपाठी के आंतरिक संबंधों की समझ एवं आपसी संबंधों का विकास इस टॉपिक पे बात करेंगे। सहपाठी के संबंधों की समझ एवं आपसी संबंधों का विकास तभी संभव हो पाता है जब बच्चों के प्रति अभिभावक अपने दायित्वों का निर्वहन उचित प्रकार से करते हैं। अगर अभिभावकों द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन उचित प्रकार से नहीं किया जाता तो उसमें सामंजस्य की भावना का विकास नहीं हो पाता, सुरक्षा की भावना विकसित नहीं हो पाती। इसके अलावा तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पे हम बात करेंगे। सर्वप्रथम हम इस बात से इग्नोर नहीं कर सकते कि अभिभावक के दायित्वों का उचित अगर निर्वहन नहीं होता तो उनके बच्चों में इस तरह के संबंध स्थापित नहीं होते। जब अभिभावक अपने दायित्वों का उचित निर्वहन करता है तो बच्चों में सामंजस्य की भावना का विकास होता है, उसमें सुरक्षा की भावना विकसित होती है, बच्चे का आत्मसम्मान बढ़ता है, बड़ों के प्रति आदर एवं सम्मान के भाव विकसित होते हैं। जब माता पिता अपने दायित्वों का सही ढंग से निर्वहन करते हैं तब निश्चित रूप से बच्चों के आपसी संबंध का विकास होता है। जैसे बच्चा पढ़ाई में ध्यान देने लगता है, माता पिता एवं परिवार के साथ अधिक समय व्यतीत करने लगता है, बड़ों का आदर सम्मान करता है, विपरीत परिस्थितियों पर अपने क्रोध एवं आवेगों पर नियंत्रण करता है, घर से बाहर अकेले देर रात तक नहीं घूमता, परिवार के सदस्यों से अपने मित्रों को मिलवाना, आपस में मिलजुल कर रहना तथा समय पर उनके प्रति जिम्मेदारी निभाना, अपनी विभिन्न समस्याओं एवं जिज्ञासाओं को माता पिता एवं शिक्षक से मिलकर शांत करना अथवा उसका निराकरण करना, सकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाना, अच्छी पुस्तकें साहित्य का अध्ययन करना, सांस्कृतिक क्रियाकलापों में भाग लेना। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसमें कोई भी बालक जब उसके माता पिता अपने दायित्वों का सही ढंग से निर्वहन करते हैं तब वह निश्चित रूप से बालक के आपसी संबंधों का विकास होता है। जिन बिंदुओं पे हम चर्चा किए हैं इन आधारों पर
बच्चों के आपसी संबंध विकसित होते हैं। अब हम बच्चों के विकास में उसके साथियों की भूमिका इस विषय पर बातचीत करेंगे। बच्चों के मित्र समूह एवं सहपाठियों का प्रभाव काफ़ी पड़ता है। जिन बालकों के मित्र एवं सहपाठी नैतिक या चारित्रिक वातावरण की दृष्टि से विकसित होते हैं, उनका नैतिक एवं चारित्रिक विकास तीव्र गति से होता है, क्योंकि बालक अपने मित्रों एवं सहपाठियों से बहुत कुछ सीखते हैं तथा अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं। इसके विपरीत जिन बच्चों के मित्र एवं सहपाठी अनैतिक आचरण में लिप्त पाए जाते हैं, उन पर अपने सहपाठियों का कुप्रभाव अनिवार्य रूप से होता है और उनका विकास मंद गति से होता है। स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि बच्चों के तीव्र नैतिक विकास की दृष्टि से उनका मित्र एवं सहपाठी वर्ग भी नैतिक विकास में परिपूर्ण होना चाहिए। इसलिए सामान्य रूप से अभिभावकों एवं शिक्षकों द्वारा छात्र छात्राओं को यह समझाया जाता है कि उनकी मित्र मंडली या सहपाठी वर्ग अच्छे होने चाहिए, जिससे कि उनका संवेगात्मक, मानसिक एवं शैक्षिक विकास उचित प्रकार से हो सके। विद्यालयों में बालकों में समूह में रहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। ये समूह सहपाठी वर्ग के होते हैं। सामान्यतः इन समूहों के सदस्यों के मध्य विचारों एवं सोच में समानता पाई जाती है। आपसी समझ का विकास होता है, परंतु विचारों की असमानता समूह के सदस्यों के मध्य वैचारिक मतभेद को जन्म देती है, जिससे वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जो कभी कभी झगड़े का रूप धारण कर लेती है। एक ही सहपाठी वर्ग के छात्र अपनी बात मनवाने का प्रयास करते हैं। इससे समूह की गतिविधियां प्रभावित होती हैं और सहपाठियों के परस्पर संबंध बिगड़ जाते हैं। इस विषम स्थिति में समूह टूट जाता है, जिसके सदस्य अन्य समूहों में समायोजित होने का प्रयास करते हैं। इससे संवेगात्मक अस्थिरता और ईर्ष्या की जड़ें सुदृढ़ होने लगती हैं। अनेक अवसरों पर सहपाठी छात्र छात्राएं अपने ही साथियों से अनुचित लाभ लेने का प्रयास करते हैं, जैसे स्वयं के पास बुक या पेन होते हुए भी सहपाठी से मांगना, सहपाठियों के पैसों को अनावश्यक व्यय करवाना आदि। कभी कभी आर्थिक और सामाजिक रूप से सुदृढ़ परिवार के बालक अहंकारवश अपने से भिन्न स्तर के सहपाठियों को विभिन्न प्रकार से सताते रहते हैं, जैसे उनकी पढ़ाई में व्यवधान डालना, उन्हें अनुचित कार्यों को करने के लिए कहना, उनकी शैक्षिक सामग्री एवं अन्य सामान को नुकसान पहुंचाना, उनका परिहास करना, उन्हें कमज़ोर एवं हीन कहकर बुलाना आदि। इस प्रकार की स्थितियों को सहपाठी दबाव कहा जाता है, जिसके अंतर्गत अपने ही संगी साथियों द्वारा अनुचित रूप से दबाया जाता है। अगली टॉपिक है साथी के संबंधों की विशेषताएं। बच्चों के रहने वाली जगह जैसे बस्ती, मोहल्ला, कॉलोनी, अपार्टमेंट आदि
में अपने समान आयु के बच्चों के साथ मित्रता सहजता से हो जाती है। बाल्यावस्था में ही ये अपने संगी साथियों के साथ खेलने, मदद करने, नेतृत्व करने जैसे गुणों में कुशल होते जाते हैं या सामाजिकरण की प्रक्रिया में शामिल हो जाते हैं। समान आयु, समान पसंद के कुछ साथियों के साथ रहने से मित्र मंडली आकार लेती है। मित्र मंडली या संगी साथियों में आपस में कुछ तरह के संबंध विकसित होने लगते हैं। अमूमन ये संबंध साधारण होते हैं, परंतु उतने ही प्रगाढ़ होते हैं जितने कि वयस्कों में। बच्चों का आपस में नियम बनाना, नियमों का पालन करना, नेतृत्व, सहयोग, सामूहिकता, आत्मनिर्भरता जैसे गुणों का विकास होता है। विद्यालय में विशेष परिस्थितियों में ये वय समूह सीखने में काफ़ी मदद होते हैं। मित्र मंडली में समूह के सदस्यों की आदतों या व्यवहारों के आदान प्रदान का समाजीकरण में विशेष प्रभाव होता है। इसका प्रभाव बच्चे के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, भाषाई, नैतिक तथा सृजनात्मक विकास पर पड़ता है। अच्छे साथी के संबंधों की विशेषताएं हैं, जैसे एक अच्छे साथी को अपनी व्यक्तिगत भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं। एक अच्छा साथी संघर्ष के समाधान करता है। वह ईमानदार और भरोसेमंद होता है, स्नेही और देखभाल करने वाला होता है। अब हम सामाजिक बोध पे बात करेंगे। सामाजिक व्यवहारों के विकास या अर्जन एवं उसकी अभिव्यक्ति प्रदर्शन में बोधात्मक प्रक्रियाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऐसी प्रक्रियाएं ही व्यक्ति को उसके परिवेश के साथ सामंजस्य एवं समझ विकसित करने में सहायक होती हैं। इसका विकास सामाजिक अधिगम, अनुभव और अंतःक्रिया पर निर्भर करता है। यह एक व्यापक संप्रत्यय है। इसमें प्रत्यक्षीकरण तथा ज्ञान अर्जित करने की अन्य प्रकार की सभी योग्यताएं सम्मिलित हैं। बैरन एवं वायरने के अनुसार सामाजिक बोध का आशय सामाजिक विश्व के बारे में उपलब्ध सूचनाओं की व्याख्या, विश्लेषण, स्मरण तथा उपयोग करने से है। जेम्स ड्रेबर 1968 में कहा था, बोध एक ऐसा व्यापक शब्द है जिसमें जानने, प्रत्यक्षीकरण करने, स्मरण करने, कल्पना करने, निर्णय करने एवं तर्क करने संबंधी विभिन्न प्रकार के प्रक्रम सम्मिलित हैं। स्पष्ट है कि सामाजिक बोध का अर्थ काफ़ी व्यापक है। अपने तथा परिवेश के बारे में व्यक्ति की समझ ही बोध है। इस पर सामाजिक अधिगम, ज्ञानात्मक प्रक्रियाओं एवं वैयक्तिक भिन्नताओं का स्पष्ट रूप से प्रभाव पड़ता है। उदाहरण रूप में हम यह कह सकते हैं कि यदि हमें यह पता चल जाए कि अमुक व्यक्ति अमुक सामाजिक वर्ग का है, तो हम उसके बारे में बड़ी सहजता से यह सोच लेते हैं कि इसमें कुछ निश्चित प्रकार की विशेषताएं होंगी। बोध के बारे में कुछ निष्कर्ष हैं। इसमें पहला है, यह एक विकासात्मक प्रक्रिया है। इस पर सामाजिक अधिगम तथा अन्य कारकों का भी प्रभाव पड़ता है। तीसरा है, इसमें चिंतन, स्मरण, कल्पना
एवं पूर्वानुमान आदि सम्मिलित हैं। यह परिवर्तनशील होता है। बोध के विकास एवं संगठन में चयनात्मकता पाई जाती है। इस पर वैयक्तिक भिन्नताओं का स्पष्ट प्रभाव दिखाई पड़ता है। सामाजिक बोध के आधार। संप्रति सामाजिक बोध पर काफ़ी अधिक शोध कार्य हो रहे हैं। समाज मनोवैज्ञानिक इसके स्वरूप, विभिन्न पक्षों तथा इसके प्रभावों को जानने का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रसंग में सामाजिक बोध के महत्वपूर्ण पक्षों का उल्लेख करना उचित होगा। कुछ प्रमुख पक्ष हैं सामाजिक बोध के, जिसमें पहला है स्कीमा, दूसरा है स्वतः एवं स्वचालित प्रक्रम, तीसरा है सामाजिक बोध में त्रुटियां और चौथा है भाव एवं सामाजिक बोध। अगली क्लास में हम सामाजिक बोध के विभिन्न आधारों पर चर्चा करेंगे। आज के ऑनलाइन क्लासेज में पढ़ाए हुए टॉपिक से ये प्रश्न बनता है कि बच्चों के विकास में उसके साथियों की क्या भूमिका होती है। दूसरा है साथी संबंधों की विशेषताओं पर संक्षेप में चर्चा कीजिए। तीसरा प्रश्न है सामाजिक बोध क्या है और यह कितने प्रकार का होता है। इसी के साथ सभी को धन्यवाद। अगली क्लास में हम पुनः मिलेंगे।